मैं जुल्फ़िकार व्यास अकेडमी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर हिंदी का एक नया टॉपिक वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, जो कि हिंदी का प्रथम टॉपिक माना जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्णमाला जो है ये क्या चीज़ है। जैसे ये वर्णमाला है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो वर्णमाला को अगर हम देखेंगे तो वर्णमाला वर्ण प्लस माला शब्द से बना है। वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। और माला का मतलब क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम, एक क्रमबद्ध रूप, वही क्या होता है, माला होता है। आप डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ते हो कहीं कहीं पर, अगर पिछली परीक्षाओं में देख लिया जाए तो वर्णमाला के बारे में भी हमसे पूछ चुका है। हमसे ये पूछ चुका है कि वर्णमाला क्या है। ऑप्शन में क्या देता है कि वर्णों का समूह, ऑप्शन में देता है वर्णों का समूह, ऑप्शन में देता है वर्णों का समूह। एक ऑप्शन में आपको दे देगा वर्णों का समूह और एक ऑप्शन में आपको दे देगा शब्दों का समूह, एक ऑप्शन में आपको दे देगा शब्दों का समूह, एक ऑप्शन में आपको दे देगा शब्दों का समूह और एक ऑप्शन में दे देगा वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह। एक ऑप्शन में ये दे देगा और एक ऑप्शन में आपसे कह देगा कि सभी सही है, एक ऑप्शन में आपसे कह देगा कि सभी सही है। इस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हम क्या चीज़ लगाएं, क्या सही माने। अब जैसे अगर हम नॉर्मल वे में इसको हम देखें तो अगर आप कहोगे वर्णों का समूह जो है इसे हम वर्णमाला कहते हैं, तो अगर यहाँ पर जैसे हम कहें वर्णों का समूह अगर हम कहें तो जैसे मान लो ये लिखा है न क म, ये क्या लिखा है न क म, ये वर्णों का एक समूह तो है लेकिन वर्णों का एक व्यवस्थित समूह नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्णों का समूह है लेकिन वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं है। अगर यहाँ पर हम कहेंगे शब्दों का समूह तो शब्द से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है वर्णों का व्यवस्थित समूह, अगर इसी शब्द को यहाँ पर हम कहें न म क तो ये एक सार्थक शब्द बना और एक व्यवस्थित रूप बना, इसलिए हम कहेंगे वर्णमाला। हम किसे कहेंगे, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए और कॉपी पेन पे जहाँ पर आप जो समझो, जो इम्पोर्टेंट समझो उसको नोट करते चलिए। और आखिर में यहाँ पर जो क्वेश्चन इससे बनेंगे वो हम बाद में बताएंगे कि क्वेश्चन किस आधार पर कैसे बनते हैं। अब अगर यहाँ पर हम कहें कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो एक बात ध्यान रखना, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। सीधा सीधा हमसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 52 बताओगे। लेकिन अगर कभी आपसे गलती से पूछ ले कि हिंदी का जो 53वां वर्ण है ये कौन सा है, हिंदी का जो 53वां वर्ण वो कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, जिसे आप आगत स्वर बोलते हो, जिसे आप आगत स्वर बोलते हो, ये क्या है, हमारा आगत स्वर है। ये हिंदी का अगर देखा जाए तो ये हिंदी का 53वां वर्ण है। ये बात आप ध्यान रखना, ये हिंदी का कौन सा वर्ण है, 53वां वर्ण है, जिसे हम कहते हैं आगत स्वर, जिसे हम कहते हैं आगत स्वर। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये आगत स्वर है, हिंदी का 53वां वर्ण है, लेकिन इसको कहा किसने, इसका नामकरण किसने किया, तो उनका नाम था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उनका नाम क्या था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उनका नाम था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने हिंदी का जो 53वां वर्ण है आपको माना। ऐसे नॉर्मल वे में अगर आपसे पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 52 बताओगे। और अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि हिंदी का जो 53वां वर्ण है वो कौन सा है, तो आपको क्या बता देना है, ये आगत स्वर है और इसका नामकरण किसने किया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो चीज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं शायद आपको ये किताबों में आपको न दिखे, इसलिए प्लीज आप लोग इसको कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलिए, क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे तो ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पर हम कहें, अगर यहाँ पर हम कहें कि वर्णमाला के कितने भेद होंगे, अगर हम कहें कि वर्णमाला के कितने भेद होंगे, अगर नॉर्मल वे में हम कहें कि वर्णमाला के कितने भेद होंगे
के कितने भेद हैं, तब भी हम क्या बताएंगे, वर्ण के हमारे 2 भेद हैं। अगर आपसे वर्णमाला के भेद पूछे तब भी हम क्या बताएंगे, 2 भेद हैं हमारे। अब इसके 2 भेद तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे एक है हमारा स्वर, एक है हमारा स्वर और दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन। एक है हमारा स्वर और दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन। मेरे मित्रों, हमेशा एक बात ये ध्यान रखना, ये व्यंजन यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछे कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है, वर्तनी शुद्ध क्या है, तो मेरे प्यारे मित्रों, इसकी जो वर्तनी है वो ये है। इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना। लेकिन अगर नॉर्मल वे में इसको हम देखें तो किताब में या बुक में या कहीं पर भी आप यही पढ़ते हो, इसलिए इसको साथ में हम लिखते हैं और इसके साथ में ये भी लिखते हैं। ये वर्तनी के आधार पर ये क्या है, शुद्ध है। वर्तनी के आधार पर ये क्या है, शुद्ध है। एक बात ये ध्यान रखना, अब वर्णमाला के हमारे कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। एक स्वर है और दूसरा क्या है, हमारा व्यंजन है। अब एक एक को हम लेकर के पढ़ेंगे, पहले स्वर के बारे में जानेंगे, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है भैया, चलो। अब जैसे भैया यहाँ पर जैसे ये लिखा है स्वर, ये क्या लिखा है, स्वर लिखा है। अगर यहाँ पर हम कहें नॉर्मल वे में, अगर यहाँ पर हम कहें स्वर क्या है, तो आप लोग कहते हो जो बिना अवरोध के बोले जाएं, जो बिना किसी के मदद से या बिना किसी की सहायता से बोले जाएं या लिखे जाएं, वही हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। आप ये बात न याद रखो, आप केवल इतना यहाँ पर ये याद रखो कि जो स्वर है वो हमारा क्या है, स्वतंत्र है। जो स्वर है वो हमारा क्या है, स्वतंत्र है। एक शब्द याद रखो, जो हमारा स्वर है वो क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि इसको लिखने और बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप इसको और सही तरीके से याद करना चाहते हो, तो अगर यहाँ से हम इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, तो यहाँ पर एक सिंबल होता है, एक विराम चिन्ह होता है, जिसका नाम है लाघव। लाघव का मतलब लघु रूप, यानी कि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। पूरी डेफिनेशन आप ना याद रखो, कुछ भी ना याद रखो, केवल इतना याद रखो, जो स्वर है वो स्वतंत्र है, वो फ्री है, किसी की सहायता से, किसी के अवरोध से ये नहीं बोला जाता है। ये खुद अपने आप में एक फ्री है, स्वतंत्र है। और दूसरी बात, हिंदी में आपसे कोई पूछे कि ये बताइए मात्रा क्या है, तो सीधा एक भाषा में, एक शब्द में, एक लैंग्वेज में इसको समझा देना कि जो स्वर है वही मात्रा है, जो स्वर है वही क्या है, वही मात्रा है। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी कुछ हम लिख रहे हैं इसको आप पढ़ते चलो और लिखते चलो। और अगर आपको लग रहा हो कि ये यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है, तो उसको वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लो या उसको नोट कर लो। ठीक है भैया, चलो। अब यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख रखते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, आपसे परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर वन लाइनर लेकर के इसको लिख लो। अगर सीधा पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप सीधा आप उसको ये बता दो स्वरों की संख्या क्या है, 11 है। कुछ लोग बताते हैं कि स्वरों की संख्या क्या है, 13 है, जो कि पूरे तरीके से गलत है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। कुछ लोग बताते हैं 13 है, कुछ लोग बताते हैं 11 है, कुछ लोग बताते हैं 10 है। आप किसी के बातों पर मत जाइए, आप सीधा देखिए कि जो स्वरों की संख्या वो कितनी है, वो 11 है, 13 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे और स्वर होते हैं और उनको हम स्वर बोलते हैं, लिखते स्वर हैं, लेकिन एक्चुअल में, वास्तव में वो स्वर नहीं होता है, वो स्वर नहीं होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोग वाह। एक होता है अंग और दूसरा हमारा क्या होता है, आह, यानी कि
विसर्ग होता है। अगर इसको लेखन के रूप में देखा जाए तो ये स्वर है, ध्वनि के रूप में देखा जाए तो व्यंजन है, लेकिन इनको हम कहते हैं अयोगवाद, यानी कि ये बिना किसी के योग से बने हैं। इसलिए किशोरी लाल ने इनको अंग और अह को अयोगवाह की श्रेणी में रख दिया। एक बात ये समझ लेना कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अंग और अह, ये जो दो हमारे वर्ण हैं, ये किन के अनुसार है, तो उनका नाम है किशोरी लाल। उनका नाम क्या है? किशोरी लाल। उनका नाम क्या है? किशोरी लाल। ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना भैया। ये अंग अह, इनको अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो इनका नाम क्या है? अयोगवाह। इनका नाम क्या है? अयोगवाह, यानी कि बिना ये योग से बने हैं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और वाह का मतलब क्या होता है? चलना, यानी कि प्रवाह। यानी कि बिना योग के ये चलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। दूसरी बात मेरे मित्रों, ये बात हमेशा आप समझना कि अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 13 नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? 11 लगाओगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछे, अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या अगर आपसे ये पूछे तो उस कंडीशन में आप क्या लगा दोगे? 13 लगा दोगे, क्योंकि उसके पूछने का नजरिया क्या है, उसके पूछने का तरीका क्या है, आप उसके लैंग्वेज पर जाना, आप उसके भाषा पर जाना। ये मत दिखाना कि हम कितने योग्य हैं। योग्य कोई बात चीज नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, मेन मकसद हमारा क्या है? सिलेक्शन। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन से आप योग्य कहे जाओगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कितने भी योग्य हो, कोई मतलब नहीं। तो ये ध्यान रखना कि उसके पूछने का तरीका क्या है। अगर जिस वे में वो पूछता है, जिस तरीके से वो पूछता है, उस तरीके से हम आपको बता देंगे। ठीक भैया? तो इसको आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, उसका अगला पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि मात्रा के आधार पर, अगर आपसे पूछे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अभी इसको यहाँ से हम स्किप करते हैं क्योंकि इसको हम बाद में देखेंगे, भेद हमने देखा था। अगर यहाँ पर हम कहें मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो इस कंडीशन में आप क्या बताओगे? 10 बताओगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हम लिख लें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अगर इसको हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन यहाँ पर पूछने का जो नजरिया है, जो तरीका, वो क्या है? वो पूछ रहा है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। तो हमने 10 क्यों लगाया? अगर यहाँ पर हम कहें ये औ बना है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको आप कैसे बनाओगे? इसको ऐसे बनाओगे। अगर हम कहें ये क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? इसको आप ऐसे बनाओगे। अगर हम कहें ये अ लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? इसको आप ऐसे बनाओगे। अगर हम कहें ये ए लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे, सॉरी, इसको आप कैसे बनाओगे? इसको आप ऐसे बनाओगे, इसको आप ऐसे बनाओगे। अगर हम कहें ये री लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो इसको आप ऐसे बनाओगे। अगर यहाँ पर हम कहें ये बड़ाऊ लिखा हुआ है, तो इसका सिंबल आप कैसे बनाओगे? इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे। अगर यहाँ पर हम कहें, अगर यहाँ पर हम कहें ये छोटाऊ है, तो इसका सिंबल आप कैसे बनाओगे? तो इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे। अगर हम कहें ये बड़ी है, तो इसका सिंबल आप कैसे बनाओगे? इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे, इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे। अगर यहाँ पर हम कहें, अगर यहाँ पर हम कहें कि ये छोटी है, इसका सिंबल आप कैसे बनाओगे? इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे। अगर यहाँ पर हम कहें, अगर यहाँ पर हम कहें ये बड़ा आ है,
इसका सिंबल आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। फिर अगर हम यहाँ पर हम कहें कि ये छोटा अ है, इसका आप सिंबल कैसे बनाओगे, तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि छोटा आ का कोई सिंबल नहीं बनता है। इसलिए मात्रा के आधार पर अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा के आधार पर कितनी, 10। इसलिए हम यहाँ पर हम कहते हैं कि मात्रा के आधार पर यदि आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कौन सा ऐसा स्वर है, जिसकी कोई मात्रा नहीं, तो एक बात ये ध्यान रखना, वो क्या है, छोटा अ ही है। क्या है, छोटा अ है। वो क्या है, छोटा अ है। क्योंकि इसकी कोई मात्रा हम नहीं बना पाते हैं, इसलिए छोटा क्या होता है, अमात्रिक। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि निम्न में से बताइए कौन सा ऐसा स्वर है जो अमात्रिक है। और अमात्रिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, इसके ऊपर हम एक मात्रा चढ़ाएंगे, इसके ऊपर एक मात्रा हम लगाएंगे, लेकिन छोटा की कोई मात्रा नहीं बनती। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ण है या कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं बनती, छोटा। या आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो अमात्रिक है, तो जिन कोई भी शब्द लिखा हो उस सभी शब्दों पर अगर छोटा अ है तो समझ लेना वो अमात्रिक है। जैसे मान लो यहाँ पर हम कहें ये क्या लिखा है, कमल लिखा है, तो ये अमात्रिक है। क्यों, क्योंकि क पर भी छोटा अ, क को जब हम तोड़ेंगे तो क है प्लस अ है प्लस म है प्लस क्या है, अ है प्लस ल है प्लस क्या है, अ है। यानी कि सभी में छोटा अ है, सभी में क्या है, छोटा अ है। और छोटा अ की कोई मात्रा नहीं बनती तो शब्द में पूछेगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। ये है बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको समझ नहीं पाते हो, इसको आप सोच नहीं पाते हो, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है भैया, तो इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। अगर आपसे पूछे कि स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के भेद, अगर आपसे पूछ ले स्वर के भेद तो आप क्या बताओगे। नॉर्मल वे में आपसे पूछ ले सीधा स्वर के भेद तो आप क्या बताओगे, तो एक ही बात बताना, स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ये संख्या आप याद रखना, ऐसे सीधा हमसे संख्या पूछ लेता है। अब ये 3 हैं, वो 3 हमारे कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि वो 3 हमारे कौन कौन से हैं, तो हमें पता है एक है हमारा ह्रस्व स्वर, एक है क्या हमारा ह्रस्व स्वर। और एक बात ये ध्यान रखना, किताबों में केवल आप इस नाम से पढ़ते हो, अगर आपसे पूछ ले लघु स्वर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपसे कह दे एक मात्रिक स्वर, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है कि वो चीजें एक ही चीज है। अब वो ह्रस्व स्वर जो है तो है, उसे हम लघु बोलेंगे, उसे हम एक मात्रिक बोलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जब वो पूछ लेता है एक मात्रिक, निम्न में से एक मात्रिक स्वर की पहचान कीजिए, तो अब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि एक मात्रिक स्वर क्या है। अब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि एक मात्रिक स्वर क्या है। अब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि एक मात्रिक स्वर क्या है, यानी कि जिसके ऊपर केवल एक मात्रा हम लगाएं तो वही हमारा क्या है, एक मात्रिक स्वर है। अब यहाँ पर इनकी संख्या हमसे पूछ लेता है, अगर संख्या ऐसे पूछे तो संख्या में हम क्या लगाएंगे, 4। अब अगर पूछे वो है कौन कौन से, तो उसको भी हम बता देंगे। और अगर पूछे इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखिए, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए, इसको लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, इसमें हम लिख सकते हैं
ऐसे वर्ण जिसको लिखने या बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे। जैसे हमने कहा छोटा आ, हमने कहा छोटी ई, हमने कहा छोटा ऊ, हमने कहा रे। ये हमारे क्या है, जब इनको हम बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। यानी कि अगर सीधा बात यहाँ पर हम कहें तो एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगेगा। उसे तब हम क्या बोलेंगे, एक मात्रिक। ह्रस्व स्वर यानी कि वो सबसे छोटा है, और लघु स्वर यानी कि एक लघु और एक मात्रिक को हम आपस में हम क्या बोल सकते हैं, पर्याय है, समान अर्थ है, और ये भी कहीं न कहीं समान अर्थ ही देता है। तो इसकी डिफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो। लिखने या बोलने में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलेंगे। अब मेरे प्यारे मित्रों, अब बात यहाँ पर यह है कि अगर पूछे वो ह्रस्व स्वर है कौन कौन से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये क्या है, री है। ये क्या है, री है। ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा होगा, यहाँ पर हम कहेंगे वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। अब मेरे प्यारे मित्रों, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम लघु स्वर, तीसरा नाम एक मात्रिक स्वर, उसी तरीके से उसी वे में आपसे पूछ ले कि दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है, क्या बताओगे आप, क्या बताओगे? यानी कि जैसे यहाँ पर आपने कहा एक मात्रिक, यहाँ पर आपने कहा एक मात्रिक, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, द्विमात्रिक। सीधा सीधा आप यहाँ पर क्या बोल दोगे, द्विमात्रिक, यानी कि दो मात्रा का समय, द्विमात्रिक। क्या बोल दोगे, द्विमात्रिक। अगर आपको कहीं पर द्विमात्रिक और दीर्घ न लिखा हो तो और आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आपने लिखा है लघु, तो लघु यानी कि एक मात्रा, तो लघु को हम उसमें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं गुरु, यानी कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछे आप आसानी से बता सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो संख्या में आपको क्या बताना है, 7 बताना है। संख्या में आपको क्या बताना है, 7 बताना है। कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। अगर यहाँ पर आप अगर इन सातों में से फिर भी आप इन सातों को अलग अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन तीनों को हम बोलते हैं क्या, समान स्वर। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, समान स्वर बोलते हैं। और इन चारों को हम क्या बोलते हैं, असमान स्वर। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि समान स्वर और असमान स्वर क्या चीज है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने पढ़ा होगा कि सजाती स्वर, आपने पढ़ा होगा विजाती स्वर। तो जो सजाती है वही समान है और जो विजाती है वही असमान है। मेरे प्यारे मित्रों, आप उसको आसानी से पढ़ चुके होंगे, किसी बुक में पढ़ चुके होंगे, आपको बहुत आसान लगता होगा। लेकिन अगर वो लैंग्वेज थोड़ा सा बदल देता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समान स्वर जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, सजाती। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सजाती। और ये असमान स्वर है, यानी कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, विजातीय। इसे ही हम क्या बोलते हैं, विजातीय। अब आगे हम देखेंगे, आगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सजातीय क्यों है और विजातीय क्यों है। ठीक है, अभी फिलहाल आप यहाँ पर ये जो लिखा है आप इतना केवल समझिए। तीसरा, अगर यहाँ पर अगर तीसरे की बात की जाए, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, अगर तीसरे की बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है, पुलित स्वर। वो हमारा क्या होता है, पुलित स्वर। अब पुलित स्वर क्या है, पुलित स्वर क्या है, एक बात ये समझ लेना कि अगर कभी भी आपसे ये पूछ ले कि मात्रा के आधार पर कितने भेद हैं, तो नॉर्मल वे में आप हमें ये बताइए कि हिंदी में क्या तो आप एक मात्रा लगाते हो या तो आप दो मात्रा लगाते हो। हिंदी में 3 मात्रा का क्या कोई सिंबल है, क्या कोई सिंबल बनता है, नहीं बनता है ना। इसलिए अगर आपसे पूछ ले कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो केवल 2। क्योंकि ये जो प्लुत है ये
समय दीर्घ की अपेक्षा अधिक लेगा लेकिन 3 मात्रा नहीं लेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लेगा। यानी किसी को जब हम पुकारते हैं, किसी को जब हम बुलाते हैं, किसी को जब हम पुकारते हैं, किसी को जब हम बुलाते हैं, तो यहाँ पर प्लुत वाला जो सिंबल है उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। इसका सबसे आसान अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, तो जैसे आप देखते हो ओ, जैसे आप देखते हो ओ, जैसे आप देखते हो ओ, ओ, ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरी बात ये जो ओम है ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरी बात ये जो हमारा सिंबल है, ये जो हमारा सिंबल है, यही क्या होता है, हमारा प्लुत होता है। यही क्या होता है, हमारा प्लुत होता है। अब दूसरी बात, एक बात हमेशा ये समझना कि ये प्लुत केवल ओम में नहीं होता है, आप किसी भी शब्द में इसका प्रयोग कर सकते हो। ये जो बीच में जो हमने रेखा बनाया है, कभी कभी पूछ लेता है इस रेखा का नाम क्या है, तो ये अगर एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो ये छोटा अ होता है। क्या होता है, छोटा अ। और अगर पूछे इस रेखा का नाम क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, इस रेखा का नाम है वर्तुल रेखा। वर्तुल रेखा, जिसको आज तक हमने देखा है, जिसको आज तक हमने देखा है। ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये स्वर के भेद, और एक बात आप नॉर्मल वे में ऐसे याद रखना कि अगर आपसे पूछे मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आप 1 और 2 ही लगाओगे, उसको नहीं लगाओगे। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप उसको ध्यान रखना, आप उसको ध्यान रखना। ठीक भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसको नोट करते हुए चलना भैया, इसको नोट करते हुए चलना, इसको नोट करते हुए चलना। और कोई भी आपके मन में कोई सुझाव हो या आप कुछ कहना चाहते हो या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। कुछ भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप लिख सकते हो, उसका जवाब हम अवश्य ही देंगे। ठीक है भैया, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो। अभी हमारा स्वर ही चल रहा है, अभी हमारा क्या चल रहा है, स्वर ही चल रहा है। क्या चल रहा है, स्वर ही चल रहा है, इसको ध्यान रखना, अभी हमारा स्वर ही चल रहा है। अभी हमने बात यहाँ पर की सजाती और विजाती, अभी बात हमने यहाँ पर की थी कि सजाती और विजाती। अब आपसे पूछे कि सजाती स्वर, सजातीय स्वर या समान स्वर या समान स्वर, और दूसरा आपसे पूछ ले विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, और इसका दूसरा नाम कहते हैं असमान स्वर, असमान स्वर। इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 4, इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 3। अब इनको सजाती क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये है कौन कौन से, बड़ा, बड़ी और बड़ऊ, और बड़ऊ, बड़ा, बड़ी और बड़ऊ। ये सजाती क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये कैसे बना हुआ है, छोटा अ प्लस छोटा अ से, यानी इनकी जो जाति है वो क्या है, समान है। इनकी जो जाति है वो क्या है, समान है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सजाती। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो इसको हम बनाते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई से। इनकी जाति कैसी है, समान है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समान स्वर, और इसका दूसरा नाम क्या है, सजाती स्वर। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे क्या, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इनकी जाति कैसी है, समान है, इनकी जाति कैसी है, समान है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, सजाती बोलेंगे। बात समझ में आई कि उनको हम सजाती और समान बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करते हुए चलिए भैया। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, बार बार आपको चीजें आपको ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसी वक्त इसी टाइम अगर आपने नोट कर लिया, आपने इसको पढ़ लिया, तो मेरी बात का यकीन मानिए आप मरते मर जाओगे लेकिन इसको भूल नहीं पाओगे इसी टाइम अगर आप नोट कर लिए। क्योंकि क्या है, समझ रहे हो कि माहौल कैसा है, माहौल कैसा है, ये दौर कैसा है। हमको आवश्यकता है क्या, एक जॉब की,
और जॉब मिलेगी कैसे? जब हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम कैसे? जब ध्यान से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम तभी हम रोशन कर पाएंगे जब धैर्य से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अब विजातीय स्वर हम किसे बोलते हैं, चलो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यह है कौन कौन से? यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ऐ, यहाँ पर है ओ, और यहाँ पर क्या है? औ है। इनको विजातीय को बोलते हैं। आपने सीधा सीधा ये देखा है कि ए को हम बना लेते हैं छोटा आ प्लस छोटी ई से। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे मित्रों, हर बुक में, हर किताब में, हर कोई आपको यही बताएगा कि ए बनता है छोटा प्लस छोटी से। ये जो जाति है असमान है, इसलिए असमान स्वर कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अगर कभी भी आपसे आपके सामने ये आ जाए यहाँ पर बड़ा आ प्लस यहाँ पर बड़ी ई, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप छोटा आ को छोटी ई से कॉम्बिनेशन कर दो तभी भी ये क्या बनाएगा? ए ही बनाएगा। और अगर आप बड़ा आ को बड़ी ई से कॉम्बिनेशन कर दोगे, अगर आप बड़ा आ को बड़ी ई से कॉम्बिनेशन कर दोगे तभी भी वो क्या बनेगा? ए ही बनेगा। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके मन में ये आए कि अगर हम छोटा आ को बड़ी ई से कॉम्बिनेशन कर दें तो तभी भी ए बनेगा, और फिर अगर आपके मन में आए बड़ा आ को छोटी ई से कॉम्बिनेशन करें तो तब भी ये बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को धैर्य से सुनना, ये समझना कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर इन चीज़ों को आप यहाँ पर सीख जाओगे तो यकीन मानिए जब आप संधि करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम आएंगी, वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम आएंगी। अगर ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं सीखे फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज होगे, इसलिए यहीं पर इनको हम सीख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम कहें ये जो ऐ है ये हमारा कैसे बनेगा, तो ये ध्यान रखना, ये छोटा आ प्लस ए से या बड़ा आ प्लस ऐ से। या तो आप छोटा आ को ए से कॉम्बिनेशन करो, या तो इसको कॉम्बिनेशन करो मिलाओ, या तो इसको कॉम्बिनेशन करो मिलाओ, या तो इसको कॉम्बिनेशन करो मिलाओ। हर कंडीशन में क्या बनेगा? ए ही बनेगा। और अगर इसके बारे में हम देखें तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से भी ओ बनेगा, या बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। या तो आप इसको कॉम्बिनेशन करो, या तो इसको करो, या तो इसको करो, या तो इसको करो। अगर इसके बारे में हम देखें तो ये हमारा कैसे बनेगा? छोटा आ प्लस ओ से, या इसको हम कह सकते हैं बड़ा आ प्लस ओ से। इसको क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हो, हर वे में क्या बनेगा? हमारा ओ ही बनेगा। ठीक है भैया, थैंक यू।